हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने एडमिशन पढ़ लिया था, यानी कि हमने स्वीकृति पढ़ ली थी। सेक्शन 17 में स्वीकृति की डेफिनेशन थी, कौन कौन कर सकता है। सेक्शन 18, 19, 20, 21 सेक्शन हमने कवर कर लिए थे। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे जो वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, एडमिशन के थोड़ा आगे बढ़ते हैं कन्फेशन पर, और वो है सेंस स्वीकृति। मैंने जैसे बताया था कि एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है और कन्फेशन का उससे कम है। एक टर्म्स है कि सभी सेंस स्वीकृतियां स्वीकृति होती है, परंतु सभी स्वीकृतियां सेंस स्वीकृति नहीं होती है। यहां पर कन्फेशन आएगा और यहां पर आपका एडमिशन आएगा। इसको इस चार्ट से थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इन दोनों को इंक्लूड करके ही पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन मैंने जैसे आपको बताया था कि कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल मामलों में होता है। क्या कि ये अपराध मैंने किया है, ये अपराध मैंने किया है, ये स्वीकार करना ही क्या है, कन्फेशन है। सेंस स्वीकृति है, स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेना सेंस स्वीकृति है। सेंस स्वीकृति की इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि सेंस स्वीकृति क्या है, पर सेक्शन 24 जो कि ये बताएगा, सेक्शन 24 आपका ये बताएगा कि सेंस स्वीकृति में क्या क्या विसंगत है, यानी कि कौन सी चीजें सेंस स्वीकृति, कौन सी बातें सेंस स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 24 ये बताएगा। तो ये सेक्शन नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव समझ गए कि कौन कौन सी बातें इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि जो बच गई वो इंक्लूड होगी। तो सेक्शन 24 अब हम पढ़ते हैं। बेयर एक्ट के जो भी टर्म्स थी उन सबको मैंने, जो भी उसकी लैंग्वेज है उसको मैंने टुकड़ों में यहाँ लिख दिया है। तो अब हम सबसे पहले तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसकी जो टुकड़ों में मैंने लिखा है उसको देखते हैं कि सेंस स्वीकृति में क्या क्या नहीं आएगा, यानी क्या क्या विसंगत है। सेक्शन 5 से लेके मैंने बताया था कि हम अब सिर्फ आगे तक क्या हम सेक्शन 54, 55 तक यही पढ़ेंगे, कौन कौन से सुसंगत हैं फैक्ट्स और कौन कौन से रेलेवेंट है, यानी सुसंगत और विवादक। इन दो चीजों को ही पढ़ेंगे, दो चीजों को ही पढ़ेंगे कि फैक्ट इन इश्यू क्या है और रेलेवेंट फैक्ट क्या है। तो उसी में ही आगे बढ़ते हुए ये आता है कि सेंस स्वीकृति कन्फेशन में कौन कौन सी फैक्ट्स हैं वो क्या होंगे, कब सेंस स्वीकृति है वो विसंगत होगी, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए, तो सेंस स्वीकृति विसंगत कब होगी, कब होगी, जब वो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा की गई हो। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सेंस स्वीकृति किसी की उत्प्रेरणा यानी उकसाने से, किसी के वचन से कि मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरा अपराध स्वीकार कर लो। ऐसा आपने कई बार पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि तुम मेरा अपराध स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे परिवार के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला फला, एक प्रॉमिस करना, वचन देना। तो वो क्या करेगा कि वो उस व्यक्ति का अपराध स्वयं स्वीकार कर लेगा, उस व्यक्ति का अपराध स्वयं स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है। किस बेस पे कि वह व्यक्ति जिसका वह अपराध स्वीकार कर रहा है वह उसके परिवार का ध्यान रखेगा और वो उसने क्या किया, उसको वचन दिया है। तो अगर कोई सेंस स्वीकृति कन्फेशन उत्प्रेरणा से
वचन से या धमकी से, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, या मैं तुम्हें ये नुकसान पहुंचा दूंगा, ये वो फला फला जो भी। तो इस तरीके की अगर कोई भी उत्प्रेरणा से, धमकी से या वचन से किसी भी प्रकार का कन्फेशन करवाया जाता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा, वो सहन स्वीकृति मानी ही नहीं जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, जो ये उत्प्रेरणा, धमकी और वचन है ये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में हो, यानी कि बात किसकी चल रही है कि जो चार्ज उस पे लगे हैं ये सब उसी से ही रिलेट हो, उसी से ही रिलेट हो। यहाँ मामला अगर मर्डर का चल रहा है तो मर्डर से रिलेटेड ही उसने किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के अधीन होते हुए सहन स्वीकृति, कन्फेशन किया है। तो यहाँ पर क्या है कि वह चीजें हैं जो ये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप से रिलेटेड ही, आरोप के संदर्भ में ही उसने ये सहन स्वीकृति की हो, तो ये क्या होगी, विसंगत होगी। थर्ड पॉइंट, यह किसी प्राधिकार व्यक्ति द्वारा की गई हो। प्राधिकार व्यक्ति कौन होता है, जो उस मामले में वो अधिकार रखता है, अभियुक्त के ऊपर इतना अधिकार, या उस अभियुक्त का उस मामले में जो अधिकार है उसका अभियुक्त का जो मामला चल रहा है, अभियुक्त पर जो मामला चल रहा है उस पे वो इतना अधिकार रखता हो, इतना वो पावरफुल व्यक्ति हो, तो वो क्या होगा, प्राधिकार व्यक्ति होगा, प्राधिकारवान व्यक्ति होगा। अब प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि गांव का मुखिया हो गया, पुलिस वाला हो गया, कोई जिला अधिकारी हो गया, ये होते हैं प्राधिकार व्यक्ति, प्राधिकारवान व्यक्ति, जिनका इतना पावर होता है कि वो उस मामले को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको कैसे भी उसको घुमा सकते हैं। तो ये प्राधिकारवान व्यक्ति होते हैं जिनके डर से भी कोई व्यक्ति सहन स्वीकृति कर लेगा, वे व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति माने जाएंगे जिनके भय से, जिनके प्राधिकार से कोई व्यक्ति सहन स्वीकृति कर लेता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, अभियुक्त सहन स्वीकृति में अपने विरुद्ध कोई एक फायदा उठाएगा या बुराई का परिवर्जन करेगा। अगर कोई अभियुक्त है जो क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, और वो कन्फेशन कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि वो कोई एक फायदा उठाएगा या बुराई का परिवर्जन करेगा, ये सोच के कि अगर मैं कन्फेशन कर लूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, या मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, या मैं कोई धर्म, कोई धार्मिक, कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा। तो ये जो धार्मिक ऐहिक फायदे हैं, जो लौकिक फायदे हैं, ये फायदे अगर वो उठाने के हिसाब से कोई कन्फेशन करता है तो इस प्रकार का कन्फेशन भी क्या माना जाएगा, विसंगत माना जाएगा। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कन्फेशन क्यों करेगा, कोई व्यक्ति कन्फेशन क्यों करेगा, वो क्यों सोचेगा कि मैंने खुद ने ये अपराध किया है, मैं स्वीकार कर लूं। तो सबसे पहले अगर कॉमन इंसान की तरह सोचा जाएगा तो वो इसलिए सोचेगा कि भाई अब तो मुझे जो मैंने कर दिया है उस पर रिग्रेट फील होना, यानी पश्चाताप हो रहा है, या किसी करेगा कि यही कि मैं शायद एक फायदा उठाऊं, मेरे को शायद कुछ अच्छा मिल जाए, भविष्य में कुछ अच्छा मिल जाए अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं तो, या इसलिए एक्सेप्ट करेगा कि जो मैंने जुर्म किया है उसकी जो सजा है अगर मैं सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेता हूं तो उस सजा में कमी हो जाएगी। मैं ये कह दूं हाँ मैंने मर्डर किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो आप प्लीज जो मेरी सजा है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। एक तो भाग भाग के किसी को पकड़ना, और एक उसने स्वयं ने आके सरेंडर कर दिया कि भाई ये काम मैंने किया है, तो आप मान के चलिए जो उस मेहनत का जो बचाव है, भाग दौड़ की मेहनत का जो बचना है, उसके अंदर वो ये सोचेगा कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया है तो वो मुझे अब थोड़ा
उसमें मेरी सजा के अंदर रिलैक्सेशन दे देंगे, मेरी सजा को कम कर देंगे। तो इस कारण से भी कन्फेशन करते हैं, इस कारण से भी कोई व्यक्ति सेंस स्वीकृति कर सकता है। या कोई और रीजन, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अभियुक्त प्रतिशोध की अगर भावना रखता है तो वो इस कारण से भी कन्फेशन कर सकता है। तो ये है कन्फेशन कोई व्यक्ति क्यों करेगा। कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिस कारण से वह कन्फेशन करने की सोचेगा। अब मैंने जैसे बताया कि कन्फेशन कर लिया, पर कन्फेशन को हर वक्त समय स्वीकार नहीं किया जाता है। कब नहीं स्वीकार किया जाएगा, जब जैसा कि इसमें दे रखा है कि अगर कोई वचन उत्पीड़न या धमकी से दिया गया हो, किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, और एक फायदा उठाने के लिए अगर उसने कन्फेशन किया है तो वह कन्फेशन क्या होगा, मान्य नहीं होगा। ये है जो बेरेक्ट में है। अब हम आते हैं कुछ केस इन लॉ। तो सबसे पहला हमारा केस है शंकर वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1994 का मामला है। कन्फेशन को कब माना जाएगा, कन्फेशन तब माना जाएगा जब किसी व्यक्ति ने वो कन्फेशन स्वैच्छिक रूप से किया हो। स्वैच्छिक यानी कि अपनी खुशी से किया हो, किसी के धमकी दबाव में आकर ना किया हो, बल्कि सेल्फ ही ये कहा हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। अपनी इच्छा से किसी अपराध को स्वीकार कर लेना, स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर लेना ही सेंस स्वीकृति होगी। तो ये इसमें कहा है कि स्वैच्छिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है, स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करता है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो कन्फेशन मान लिया जाएगा। सेकंड केस आपका है जीवन वर्सेस एम्परर। जीवन वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था कि प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। जैसा मैंने बताया था, प्राधिकार व्यक्ति कौन है कि जो अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप चल रहे हैं उस पे इतनी पावर है कि उसके बीच में वो अपना हस्तक्षेप, अपनी बातें बीच में डालेगा, उसके बीच में हस्तक्षेप करेगा। जो चल रही है, जो कार्यवाही चल रही है, उसके बीच में जो हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाएगा। जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी हुआ, कोई गांव का मुखिया हो गया, कहीं का कोई निरीक्षक हो गया, कोई दंडाधिकारी या कोई जिलाधिकारी, ये सब व्यक्ति क्या होते हैं, प्राधिकारवान व्यक्ति होंगे। अब आते हैं हम थर्ड नंबर केस, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का ये मामला है। इस मामले में ये कहा गया था कि जब कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन स्वैच्छिक होना चाहिए, और कम से कम वो इतना तो होना चाहिए कि वो अपराध तक पहुंचा सके। अगर पूरा नहीं हो तो अपराध तक लेकर चला जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है, वो स्वयं ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपराध किया है, पर ये बता देता है कि हाँ जिस चाकू से मान ली खून हुआ है या कोई मर्डर हुआ है, हाँ ये चाकू मेरा है, जिस जगह पे वो रखा गया था वो मेरी जगह थी, ये कोई जो लाइसेंस धारी जो कोई अगर वेपन है, कोई हथियार है, हाँ ये मेरा है, मेरी इजाजत के बिना कोई ले जा नहीं सकता। तो ये जो चीजें हैं इनको एक्सेप्ट करने से ये अपराध तक ले जाएगा। हालांकि यह सेंस स्वीकृति नहीं मानी जाएगी जब तक वह स्वयं ये स्वीकार नहीं कर लेता कि अपराध मेरे द्वारा किया गया है, तब तक वह सेंस स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ये जो मैंने बताया है ये सेक्शन आपका 27 कवर करेगा। 27 सेक्शन यही बताएगा कि अभियुक्त के द्वारा जो बताई गई वस्तुएं हैं वो प्राप्त करना सेक्शन 27 में आएगा। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था आपके
कि अगर कोई व्यक्ति है सेल्फ स्वीकृति या तो अपराध को स्वीकार करती हो या कम से कम अपराध का गठन करने वाले समस्त तथ्यों को स्वीकार करती हो। गंभीर रूप से अपराध में फंसाने वाले तथ्य की स्वीकृति, यहाँ तक कि निश्चयक रूप से अपराध में फंसाने वाले तथ्य की स्वीकृति भी स्वयं में सेल्फ स्वीकृति नहीं होती है। ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बता दिया है। क्या है, एक आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 25 और 26। ये दोनों भी सेक्शन कन्फेशन से रिलेट ही करते हैं। सेक्शन 25 में पुलिस के सामने अगर कोई भी कन्फेशन किया जाता है तो वो कन्फेशन मान्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हम देखते हैं। चलिए कुछ केस और देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा परविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य। 1953 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई सेल्फ स्वीकृति की जा रही है तो उस सेल्फ स्वीकृति का पूरा भाग ही स्वीकार करना चाहिए। पूरा भाग यानी कि अगर सेल्फ स्वीकृति के दो भाग हैं, एक भाग तो ऐसा है जो उसको अपराध में फंसा रहा है और दूसरा भाग ऐसा है जो कि उसे अपराध में नहीं फंसा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भाग अपराध में फंसा रहा है वो तो एक्सेप्ट कर लो और जो उसे अपराध से बचा रहा है वो एक्सेप्ट मत करो। अगर एक्सेप्ट करोगे तो वो पूरा का पूरा भाग ही एक्सेप्ट करोगे और अगर उसको पूरे को छोड़ोगे तो पूरा ही भाग छोड़ना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपराध में फंसाने वाला जो उस अभियुक्त को बरी कर रहा है, अपराध से बचा रहा है, वह भाग उसको स्वीकार ना करके जो उसे अपराध में फंसा रहा है वह स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जितना स्टेटमेंट है वो सारा का सारा या तो एक्सेप्ट या डिनाई ऐसे ही स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट आपका केस आता है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। AIR 1969 का मामला है। जैसा कि इसमें कहा गया कि अगर कोई स्वीकार करना है, कोई स्टेटमेंट को सेल्फ स्वीकृति स्वीकार करनी है तो या तो उसे पूरी स्वीकार की जाए या उसे पूरी ही छोड़ दी जाए। परंतु इस मामले में, निशिकांत झा के मामले में ये कहा गया अगर कहीं ऐसी नौबत आती है कि कुछ भाग स्वीकार किया जाए, कुछ छोड़ दिया जाए, तो उसमें बुराई क्या है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सेल्फ स्वीकृति करता है तो वह सेल्फ स्वीकृति मान्य है उसको पनिश करने के लिए, यानी कि वो एक सेल्फ स्वीकृति ही उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए सफिशिएंट मान ली जाएगी। ये कहा गया आपके निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1969 के मामले में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस है आपका साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। 1966 का ये मामला है। इस मामले में क्या कहा गया, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ स्वीकृति करता है, अगर वो स्वेच्छा से भी करता है तो भी उसको केवल उसकी सेल्फ स्वीकृति के आधार पर सजा ना दी जाए। तब तक ना दी जाए जब तक कि उसकी सेल्फ स्वीकृति के साथ में कुछ संपोषक साक्ष्य और उसको पुख्ता ना कर दे, यानी कि उसके द्वारा जो सेल्फ स्वीकृति की गई है उसको और मजबूत करने के लिए उसके साथ में कुछ संपोषक साक्ष्य, यानी कि जो उसको अटैच करते हो, जो उसको एक्चुअल में और पुख्ता बना देते हैं कि हाँ वाकई में अपराध उसी व्यक्ति ने किया है, तो उन साक्ष्यों के वजन से ही उसको सजा मिलनी चाहिए। सिवाय किसके, केवल उसके कहने मात्र को छोड़ के कुछ और एविडेंस को भी इकट्ठा करना जरूरी है और उन सब को मिलाकर ही उसको सजा मिलनी चाहिए। इस केस के अंदर एक बात और कही गई थी, वो क्या कही गई थी कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से ही अकेले में
स्वयं से अकेले में अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैंने अपराध किया था, मैंने किसी का मर्डर किया है या कोई मैंने चोरी की है या डकैती की है, अगर वो स्वयं से ही स्वयं स्वीकृति कर रहा है और कोई व्यक्ति सुन लेता है, उस स्वयं स्वीकृति कोई व्यक्ति सुन लेता है, तो वह व्यक्ति जिसने उसको सुना है वह उसका एविडेंस दे सकता है, वह उसका साक्ष्य दे सकता है। स्वयं स्वीकृति दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है न्यायिक और दूसरी होती है न्यायिकेतर। न्यायिक स्वयं स्वीकृति वह स्वयं स्वीकृति होती है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। सीआरपीसी 164 में जो बयान होते हैं वे मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यायिक स्वयं स्वीकृति होती है वो किसके सामने दी जाती है? मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। और मजिस्ट्रेट के सामने जो स्वयं स्वीकृति दी जाती है वो स्वीकार कर ली जाएगी, वो सुसंगत होगी, विसंगत नहीं होगी, वो क्या होगी? सुसंगत होगी। दूसरी मैंने बताई आपको न्यायिकेतर। न्यायिकेतर अभी जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया, तो यहाँ पे वो स्वयं मजिस्ट्रेट नहीं है। मजिस्ट्रेट के अलावा यानी कि न्यायिक पदाधिकारी के अलावा अगर किसी के भी सामने कोई स्वयं स्वीकृति की जाती है तो वो न्यायिकेतर यानी कि न्यायिक से इतर जाकर किसी अन्य को जाकर स्वयं स्वीकृति मानी जाएगी। न्यायिक अधिकारी से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अलग व्यक्ति को जाकर जो स्वयं स्वीकृति की जाती है वो क्या की जाती है? न्यायिकेतर स्वयं स्वीकृति की जाती है। चाहे वह स्वयं स्वीकृति स्वयं से भी क्यों ना की गई हो, वह भी क्या मानी जाएगी? न्यायिकेतर स्वयं स्वीकृति ही मानी जाएगी। एक मामला है, देखिए इसमें केस है उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज M. K. एंथोनी AIR 1999 का ये मामला है। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति ने अपने घर में दो लोगों का मर्डर कर दिया और वहां से वो भागकर अपने मित्र के पास आता है और मित्र के पास आकर वो उसको सारी की सारी बात बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा एक्ट किया है। यहाँ पर अपने जो दोस्त को बताया गया, जो उसका जो स्वयं स्वीकृति है उसकी, वह स्वयं स्वीकृति क्या मानी जाएगी? सुसंगत स्वयं स्वीकृति ही मानी जाएगी, विसंगत नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? ना तो उत्प्रेरणा से है, ना धमकी से है, ना वचन से है, ना ही किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो वह स्वयं स्वीकृति उसके स्वयं के द्वारा अपने मित्र को आकर दी गई थी। तो उस मित्र के द्वारा अगर उसका साक्ष्य दिया जाता है तो वह साक्ष्य क्या माना जाएगा? सुसंगत साक्ष्य माना जाएगा। और उसके द्वारा, उस व्यक्ति के अभियुक्त के द्वारा अपने मित्र के सामने दी गई स्वीकृति ही स्वयं स्वीकृति मानी जाएगी। तो ये है, ये कौन सी स्वयं स्वीकृति होगी? ये न्यायिकेतर स्वयं स्वीकृति होगी जो न्यायालय से इतर जाकर दी गई है। अब हम सेक्शन 24 हमने किया है स्वयं स्वीकृति के बारे में कि वो कब कब विसंगत होगी। सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई स्वयं स्वीकृति की गई है तो वो क्या मानी जाएगी? वो विसंगत मानी जाएगी। विसंगत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि ये उपधारणा की जाती है कि पुलिस वाले डंडे के जोर से उनसे कबूल करवा लेते हैं कि तुमने ये किया है, करो एक्सेप्ट। तो जो पुलिस अधिकारी के सामने जो भी स्वयं स्वीकृति की जाएगी वो विसंगत होगी। इसलिए पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी बयान सीधा मान्य नहीं होता, अपने द्वारा की गई कोई स्वयं स्वीकृति मान्य नहीं होती। मैंने जैसे बताया कि ये मान के चला जाता है, ये सोचा जाता है कि उन्होंने ये स्वयं स्वीकृति जोर जबरदस्ती उससे करवाई होगी। तो सेक्शन 25 पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वयं स्वीकृति को क्या मानता है? विसंगत मानता है।
एक मामला था जिसके अंदर वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अपनी सारी बात कह देता है, यानी कि सहन स्वीकृति कर देता है। अभियुक्त तो डॉक्टर से सारी सहन स्वीकृति कर देता है, परंतु उस डॉक्टर के कैबिन के बाहर ही, उसके डॉक्टर के हॉस्पिटल जो वहां पे जहां वो दिखाने जाता है, उसके गेट के बाहर ही एक पुलिस वाला भी खड़ा होता है उसके साथ में। तो उसके द्वारा की गई सहन स्वीकृति को नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये माना गया कि पुलिस वाला बाहर ही था, जिसका कि इफेक्ट था उसके ऊपर, यानी कि वो उसके डर से ही उसने सहन स्वीकृति दी है। उसका जो प्रभाव था वो तब तक था जब तक वो उसके प्रभाव के अंडर अगर कोई सहन स्वीकृति देता है तो वो सहन स्वीकृति विसंगत मानी जाएगी। अगर एक और मामला ऐसा था, अगर किसी मामले में थोड़ी देर के लिए पुलिस अगर चली जाती है और पुनः आ जाती है और उस थोड़ी देर के बीच में अगर वो सहन स्वीकृति करता है तो वो उस वाली सहन स्वीकृति भी विसंगत मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक प्रभाव था, जो पुलिस का जो प्रभाव था वो पूरी तरीके से हटा नहीं था। इसलिए वो सहन स्वीकृति, उसकी अभियुक्त द्वारा जो सहन स्वीकृति दी गई है वो क्या मानी जाएगी? वो विसंगत ही मानी जाएगी। अब आता है सेक्शन 26। 26 क्या है? 26 ये कहता है कि अगर कोई सहन स्वीकृति की गई है, मजिस्ट्रेट से की गई है, परंतु पुलिस के अंडर की गई है, पुलिस के अंडर की गई है, यानी कि वहां पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, तो वो सहन स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, वो सहन स्वीकृति भी विसंगत ही मानी जाएगी। तो इस मामले में जैसे मैंने अभी आपको एक केस बताया, मैं एक और बता देती हूं। ये मामला आपका ये है, किशोर चंद्र वर्सेस हिमाचल प्रदेश। यही लिख देती हूँ। किशोर चंद्र वर्सेस हिमाचल प्रदेश। यही था कि अगर थोड़ी देर पुलिस बाहर है और अगर वो अंदर कन्फेशन कर रहा है तो वो कन्फेशन यही माना जाएगा कि अंडर प्रेशर ही दिया जा रहा है। और सेक्शन 25 आपका पुलिस अधिकारी या पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस अधिकारी से सहन स्वीकृति है और पुलिस अभिरक्षा लिख देती हूँ मैं। पुलिस अभिरक्षा में अगर की गई है, पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई सहन स्वीकृति की गई है तो वो क्या होगी? विसंगत ही होगी। और अगर पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अगर कोई उससे पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई सहन स्वीकृति करता है तो वो भी क्या मानी जाएगी? विसंगत ही मानी जाएगी। पुलिस अधिकारी से की है और पुलिस अभिरक्षा में की है, तो ये दोनों ही प्रकार की सहन स्वीकृति विसंगत मानी जाएगी। और सुसंगत कब मानी जाएगी? जब वो न्यायिक अधिकारी से की जाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि दो प्रकार की होती है, न्यायिक होती है और न्यायिकेतर होगी। तो जो न्यायिक अधिकारी के सामने सहन स्वीकृति की जाएगी वो सुसंगत मानी जाएगी। और कौन कौन सी सहन स्वीकृति सुसंगत मानी जाएगी और कौन कौन सी विसंगत मानी जाएगी वो हमने देख ली है। सेक्शन 27, 28, 29 और 30 इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वहां पर हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखी, कौन कौन सी विसंगत है, सहन स्वीकृति कब विसंगत होगी। 24 भी हमने विसंगत के बारे में देखा है, जो नेगेटिव सेक्शन था वो। 25 भी पुलिस अधिकारी से था। 26 पुलिस अभिरक्षा में था। ये भी विसंगत के सेक्शन है, क्योंकि इनसे की गई सहन स्वीकृति भी विसंगत मानी जाएगी। अब 27, 28, 29 और 30 ये सेक्शन हमें ये बताएंगे कि किन किन जगह पर
अभियुक्त के द्वारा की गई स्वीकृति और सह स्वीकृति दोनों ही आएगी। उसके द्वारा जो जो वस्तुएं बरामद करवाई जाती है, जो जो वेपन्स या जो जो चीजें बरामद करवाई जाती है, 27 में हम देखेंगे उत्प्रेरणा धमकी का असर खत्म होने के बाद में अगर कोई करवाई जाती है करने के बाद में अगर कोई सह स्वीकृति की जाती है, तब सह अभियुक्त के द्वारा अगर सह स्वीकृति की जाती है वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।